नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। आज दिन भर की अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे, जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। अगर हम जो अभी भाजपा और कांग्रेस की एक्टिविटी देखें तो जो भी घटनाक्रम यहाँ चल रहा है अभी, उसमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब सारी जो एक्टिविटी है वो चुनाव के ओरिएंटेड अब हो गई है। लेकिन इस सब के बीच पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्तियों को लेकर शिमला में दिन भर अटकलों का दौर रहा, चर्चाओं का दौर रहा और शाम तक स्थितियां लगभग साफ हो गई कि अब इसमें आगे होने क्या वाला है। आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन में अब आगे नियुक्तियों को लेकर होगा, उसकी जो खबर है वो आपको बताएंगे कि इसमें नया हुआ क्या है और अब कौन नया चेयरमैन, क्योंकि पिछले कल जो हमने बताया था वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नए चेयरमैन की तलाश जो है वो जो इस पद के लिए नए व्यक्ति की तलाश अब राज्य सरकार को है और ये नौबत क्यों आई, ये बात आगे आपको बताएंगे। एरियर को लेकर लगभग जो एक्टिविटी है वो एक तरह से काफ़ी तेज हो गई है फाइल पर, क्योंकि नोटिफिकेशन होना बाकी है मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट के बाद। और इस अनाउंसमेंट के बाद ये नोटिफिकेशन का जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और उसमें लमसम एरियर का फॉर्मूला क्यों लिया है सरकार ने, ये सब कहने के बावजूद कि मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की एक लिमिट उसमें बताई थी, लेकिन कैसे ये लिमिट 1200 करोड़ तक भी जा सकती है, एक स्कोप इसमें रखा गया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन कर्मचारियों को एरियर मिलेगा कैसे, किस फॉर्मेट में मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ अगली बात ये कि जो जेबीटी का जो रिजल्ट है वो अब क्यों अटका हुआ है, एक नया ट्विस्ट इसमें क्या आया है, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे दर्शक इसके बारे में जानकारी मांगते रहते हैं कि जो जेबीटी वाला मैटर है उसको उसमें और डिले क्यों हो रहा है। और यही वजह है कि जो जेबीटी डीएलएड का जो इनका संयुक्त मोर्चा है, इन्होंने दोबारा से जो प्रदर्शन का एक तरह से ऐलान किया है, लेकिन ये रुका क्यों है प्रोसेस, ये जानना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जो हमें फीडबैक मिला है वो आज आपके साथ साझा करेंगे। आउटसोर्स सब कमेटी की मीटिंग कब होगी इसके बारे में बात करेंगे। एनटीटी भर्ती का ड्राफ्ट और जो कैबिनेट अगली आने वाली है उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, किन बातों पे फैसला हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। भाजपा और कांग्रेस में आज क्या नया हुआ वो भी बात करेंगे और साथ में कोरोना की जो रिपोर्ट है उसके साथ आपके सवाल भी लेंगे कि जो नई बातें हैं उसमें वो क्या रहने वाली हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जिस नोटिफिकेशन का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे और वो नोटिफिकेशन है राइडर के मामले में कि उसमें अब क्या हो रहा है और कब ये नोटिफिकेशन राज्य सरकार करेगी। ये अपने आप में इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारियों का जो इंतजार है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। और अब इस फाइल को लेकर जो फाइल पे डिसीजन हुआ है और उसके बाद नोटिफिकेशन का जो स्टेज है वो क्या है और कब इसमें नोटिफिकेशन होगी वो आपको बताएंगे। इसके साथ जो एक रूटीन में हम बातें करते हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें लेंगे। आप कैप्शन आज जरूर कम टॉपिक देख रहे होंगे, लेकिन अब हम धीरे धीरे इस बुलेटिन का ये नेचर बनाएंगे कि थोड़ा सा जो मेन टॉपिक हैं 2-3 वही बताएं, बाकी सारा दिन भर की जो एक्टिविटी है वो विस्तृत तौर पे आपके साथ डिस्कस की जाए। अभी अगर सबसे पहले हम बात करें, जो एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, इस बुलेटिन के प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट सभी दर्शकों से कि एक बार अपने जो टाइमलाइन है या फिर जो कोई ग्रुप है उसमें इसको जरूर शेयर कर लें, ताकि बाकी लोगों को भी अगर इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमने देनी हो और उनको कोई जानकारी देनी हो तो वो जानकारी दी जा सके। आज भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के दौरे पर थे। हमने कल आपको बताया था कि कांगड़ा में एक बड़ा जो एक तरह से जो कार्यक्रम 75 साल वाले हो रहे हैं, तो 2 चुनाव क्षेत्रों का जो कार्यक्रम है वो एक साथ जो कांगड़ा में रखा गया था और 2 चुनाव क्षेत्र इसमें जो इंदौरा है एक वो हुआ और दूसरा जो फतेहपुर के साथ है, शायद वो दूसरा का जो चुनाव क्षेत्र है वो भी उसी के आसपास ही था। तो इन दोनों में जो बातें कही गई वो पॉलिटिकल जो आजकल चल रहा है उसी हिसाब से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रिवाज किस तरह से इस बार बदलना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो मुख्य फोकस आज रहा वो रहा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर जो एक्टिविटी चल रही थी। पहले अलका लांबा ने कुछ बात अपनी कही, जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उसके बाद जो नरेश चौहान है, इनके कांग्रेस ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आपको लाइव दिखाई थी। और उसके बाद फिर सुखविंदर सुक्खू आगे, जिन्होंने अपनी बात कही कि आगे उसमें जो ये किस तरह से जो ये नियुक्तियां हो रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको वो किस तरह से देखते हैं। इन सारे चर्चाओं के बीच में जो बाकी एक्टिविटी हैं वो
भी आज प्रदेश में हुई हैं। और कर्मचारियों के मामलों में जाने से पहले बाकी चीज़ों पर एक बार पहले बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। और जो मसले एरियर का है, राइडर का है, जेबीटी का है या फिर आउटसोर्स का है, ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनकी जानकारी आपको देनी है। अभी अगर हम बात करें, पहले जो बाकी मामले हैं उनको ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है उनकी बात करेंगे। आज जो एक एमएलए समेत 25 लोगों पे एफआईआर हुई है, और ये सेब को लेकर जो आंदोलन चल रहा था वो है। राकेश सिंघा पर भी एफआईआर है, उसके समेत उनके जो 25 लोग और थे, क्योंकि इन्होंने रिज मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र में ये धरना प्रदर्शन किया था। किया भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने जेल भरो आंदोलन इसका नाम दिया था। अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं करते तो इनको वहां से पुलिस ने ले नहीं जाना था, तो इसी वजह से ये प्रदर्शन था। और इस प्रदर्शन के बाद जो एक्टिविटी रही है वो हमने आपको इसकी जानकारी दे दी। कांग्रेस में आज एक अर्जुन अवार्डी जो खिलाड़ी रही हैं सुमन रावत, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने। 1986 के एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसके बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में से ये जो रिटायर हुई हैं, डायरेक्टर भी बन गई थी कुछ दिनों के लिए, और अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो ये भी ये आज की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। बिजली बोर्ड में ड्राइवरों की भर्ती को लेकर डेट बढ़ाई गई है, और अब 25 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। 100 पदों पर भर्ती हो रही है। अभी तक 33,000 आवेदन बिजली बोर्ड में हो चुके हैं। 114 केंद्रों पर ये जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड है वो भर्ती करेगा इनको भरने के लिए जो परीक्षा होगी उसको। मौसम की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी हुआ है। 22 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, एडवाइजरी जारी की गई है, और कुछ जिलों में इसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा, वहां ज्यादा है। अभी 213 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, 1130 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम आज बात करें तो कुछ हाई कोर्ट ने 5 जिला और 70 न्यायाधीश बदले हैं। सुबह प्रिंट के फॉर्म में आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इक्डोल में नई निदेशक प्रोफेसर संजू करोल बनी हैं, ये भी आज की अपडेट है। और जो आईपीएस और एचपीएस हैं वो 3 आईपीएस और 25 एचपीएस अधिकारी बदले गए हैं। 6 बजे के बुलेटिन में आपको बताया था। अभी भी सुबह जो प्रिंट के फॉर्म में आपको अखबार मिलेगी उसमें भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो मामले हैं वो भी अगर आपको जल्दी जल्दी बता दें तो लंपी वायरस जिसके कारण पशुओं की, मवेशियों की मौत हो रही है, सरकार ने 12 लाख रुपए और जारी किए हैं, और ये वैक्सीन के लिए किए हैं। 8 जिलों में संक्रमण है, 134 पशुओं की मौत हो चुकी है, 4540 पशुओं में अभी तक इसमें संक्रमण दिख रहा है। तो ये जो बात है, ये जो बाकी मामले हैं ये उनकी बात है। जहां तक इसके अलावा बाकी मामलों की बात है, अंशकालीन जलवाहकों का मामला जो बड़े सारे लोग हमें कमेंट के जरिए पूछ रहे थे, इसी कार्यक्रम के जो कमेंट बॉक्स था उसके जरिए ये सूचना आई थी। और उसमें जो हमने आज पता किया उसके मुताबिक जो ये अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन है, इनके पास ये फाइल थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये मामला अब फाइनेंस में भेजा जा रहा है, और फिर ये कैबिनेट की अप्रूवल के लिए जाएगा, और फिर इसमें हम कर पाएंगे कि इसमें आगे क्या करना है। 13 साल पीरियड किया था, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी थी कि 7 साल अलग से कर दिया था, 4 साल मिनिमम वेज कर दिया था, और डेली वेजेस का कर दिया था शायद। और इसी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है, इसमें जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी वो है। माइनिंग को लेकर सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम लागू किया जा रहा है, और ये भी व्यवस्था जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अब लागू करने जा रहा है, और इसकी भी आपको जानकारी हमने दी। अब बात करते हैं बाकी मामलों की, जो एक एक करके आपके साथ अब डिस्कस करने हैं। और जो बाकी मामले हैं अगर हम उनकी बात करें तो कोविड की जो रिपोर्ट है आज की अगर हम देखें, वैसे ज़्यादा जो एक तरह से चिंता की बात इसमें कोई दिख नहीं रही, क्योंकि मामला अब कंट्रोल की तरफ को बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो अपडेट है, अभी तक जो सैंपलिंग टेस्ट हुई है उसके मुताबिक अगर देखें तो आज 4,335 सैंपल थे। इनमें से जो 388 नए केस मिले हैं, 299 लोग रिकवर किए हैं, 9 नए पेशेंट एडमिट हुए हैं, डिस्चार्ज आज कोई नहीं हुआ। टोटल एक्टिव केसेस 2319 रह गए हैं। डेथ आज 1 रिपोर्ट हुई है पूरे प्रदेश में। और ये जो 1 डेथ रिपोर्ट हुई है, अगर इनका हम डिटेल आपको बताएं तो शिमला में 85 ईयर के मेल हैं, इनको और तरह की बीमारियां साथ में थी, तो ये कोमॉर्बिडिटी का ही केस है। जहां तक बूस्टर डोज की बात है तो आज भी 30,781 लोगों को टोटल लगी है पूरे प्रदेश में। तो बूस्टर डोज का जो एक सीक्वेंस है वो लगभग अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है।
अगली अगर हम बात करें तो जो बाकी सारी चीज़ें इसमें रखी जाएंगी उनकी अगर हम बात करें, जो बाकी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने हैं, अगर इन बाकी पॉइंट्स पे देखें तो जो कांग्रेस ने आज प्रतिक्रिया दी है वो लोक सेवा आयोग के मामले के साथ साथ लेंगे, लेकिन एनटीटी भर्ती, ड्राफ्ट और कैबिनेट की बात अब करते हैं। प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त की जो अपनी भाषण है उसमें कहा है, और 15 अगस्त के जो ऐलान है उनको लेकर फैसला अगली कैबिनेट में अब हो जाएगा। कैबिनेट 22 अगस्त को रखी गई है और इस दिन होने वाली कैबिनेट में मुख्यमंत्री की जो अनाउंसमेंट है मैक्सिमम वही निकलेंगी। और इसके साथ जो एक, क्योंकि उसी अनाउंसमेंट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्री नर्सरी टीचर के लिए भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी, और वो पॉलिसी क्या होगी ये कैबिनेट में जब ड्राफ्ट आएगा तभी पता लगेगा। वैसे प्रेजेंटली नए सेक्रेटरी जो देवेश कुमार ने जो काम संभाला है, इन्होंने 2 दिन से ये एजुकेशन पे अलग अलग फीडबैक ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, बहुत सारी फाइलें पेंडिंग थी। आज भी इनका जो दफ्तर है वो फाइलों के साथ भरा हुआ था, क्योंकि पिछली पेंडेंसी फाइलों की बहुत है। देवेश कुमार के दफ्तर में एक बात बहुत नई रहती है कि इनके टेबल पे कोई भी फाइल नहीं दिखती, लेकिन एजुकेशन क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ जो कोर्ट के कंटेम्प्ट के केसेस हैं वहां भी जाना पड़ता है, तो एजुकेशन में इनको अपने आप एक नया अनुभव मिलने वाला है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो सीएम ने अनाउंसमेंट अभी किया है 15 अगस्त पर, वो प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर, जिसमें जो एनसीटीई की गाइडलाइन अलग से है, डिप्लोमा का इशू अलग से है, एज का इशू अलग से है, आंगनबाड़ी को बीच में इन्वॉल्व करना है, वो एक मामला डिसाइड होना है। एलिमेंट्री एजुकेशन से ड्राफ्ट बनाने को कहा गया था, ड्राफ्ट इन्होंने ईमेल के जरिए भेज दिया था, लेकिन वो मुख्य सचिव के साथ डिस्कस हुआ नहीं। लेकिन आज मुख्य सचिव के साथ इनकी बैठक जरूर हुई, लेकिन उसमें यूडी के मसले थे, शहरी विकास विभाग के, और अब एजुकेशन वाले मामलों में कैबिनेट में मैटर जा रहा है। एनटीटी को लेकर जो भी डिसीजन होना है वो कैबिनेट ने ड्राफ्ट पे फैसला लेना है, और इसी कैबिनेट में जो 22 तारीख को रखी गई है इसमें बड़ी सारी चीजें और भी आएंगी, और वो मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट से स्पेसिफिक रहेंगी। जैसे जो उन्होंने उस दिन कहा था जिनका मानदेय बढ़ाना है उनका, जलवाहकों के लिए कुछ एक अनाउंसमेंट थी, वो राशन डिपुओं में तेल सस्ता करना था, वो ये सारी चीजें उसी में आएंगी। अब अगली बात करते हैं जो पहले हमने बताया नहीं था, वो है राइडर वाला, जो आप कैप्शन में नहीं दिख रहे हैं। राइडर के मामले में आज सुबह मुख्यमंत्री ने फाइनेंस सेक्रेटरी को कांगड़ा रवाना होने से पहले फोन करके कन्वे किया था कि जो नोटिफिकेशन के लेवल के फाइनेंशियल मैटर हैं कर्मचारियों के, उनको लेकर एक एक करके अब नोटिफिकेशन जारी की जाए। और दूसरा जो एरियर का मैटर है वो भी कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं है, जो एक बार अनाउंसमेंट हो गई, पहले डिस्कस हो गया था, तो अब इसको नोटिफिकेशन कर दी जाए। तो अब एरियर और जो राइडर है वो नोटिफिकेशन के जरिए होगा। राइडर में एक टेक्निकल सा पेच है, थोड़ा सा फंसा हुआ, और वो एक और कैटेगरी जो डेली वेजेस में कुछ होती है उनको लेकर कंसिडरेशन का है, और अगर वो भी ऐड करना हो तो भी नोटिफिकेशन तो इसकी हो सकती है, उसके लिए कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। अब कल अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसके बाद नोटिफिकेशन कब होती है इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले भी ये इंतजार काफी हो गया है, लेकिन अब इसमें और कितना टाइम लगता है ये जो एक तरह से इसमें जो भी वर्कआउट किया जाना है फाइनेंशियल लेवल पर उसको देखने की जरूरत है। और जहां तक एरियर का मसला है वो हम आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे। आउटसोर्स सब कमेटी की अगर हम बात करें तो आज जो आउटसोर्स सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, 2 तरह की एक्टिविटीज आउटसोर्स के मामले में आज मिली है। एक तो आउटसोर्स महासंघ ने चेतावनी दी है कि उनको लेकर डिसीजन जल्दी लिया जाए, इसको डिले ना किया जाए, जैसा कि कैबिनेट ने पिछली बार डिस्कस किया था कि हम सितंबर में इसके बारे में फैसला लेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी कह रहे हैं कि पहले फैसला लें, क्योंकि बहुत सारे विभाग इसी फैसले के इंतजार में अपने यहाँ कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, आउटसोर्स वालों को दोबारा एंगेज नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए उनके ऊपर जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। आज जब इस बारे में आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर को ये अपडेट बताई गई तो उनका कहना था कि ये ठीक है कि सितंबर में डिसीजन होगा, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि बीच में मॉनसून सत्र आने के कारण जो वर्कआउट था, जो विभागों से रिप्लाई मांगे गए थे, और जो उस मीटिंग में लॉ के दृष्टि से जो सवाल उठाए गए थे वो फीडबैक आने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से हुआ। अभी 22 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसके बाद एक स्कोप देखा जाएगा कि कैबिनेट सब कमेटी के लिए एक विंडो बैठक के लिए मिल जाए इसी महीने, और उसके बाद ये बैठक हो जाएगी और फिर अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट को दे दी जाएगी, ताकि वो सितंबर में जब भी कैबिनेट हो, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, बीच में, तो उस पर फाइनल डिसीजन हो जाए। तो ये जो कब बैठक होगी, ये 22 तारीख की जो कैबिनेट है उसके आसपास भी हो सकती है, या फिर उसके साथ आगे
अगर करनी हो तो डेट कम से कम उसी कैबिनेट के दिन डिसाइड हो जाएगी। जहां तक बात इसके बाद जेबीटी रिजल्ट की है, ये आपको जरूर बता दें, क्योंकि कमीशन की भर्ती का जो रिजल्ट है वो आ नहीं रहा और इसके कारण इनका जो अपना टेम्परामेंट है वो लूज हो रहा है। और इसी वजह से आज भी इन्होंने एक जो अपनी तरफ से प्रेस बयान जारी किया है, उसमें कहा है डीएलएड और जेबीटी संयुक्त मोर्चा है कि वो जो जेबीटी के इंस्टीट्यूट हैं, डीएलएड के इंस्टीट्यूट हैं, वहां ताला लगवा देंगे, धरना आप शिमला में आमरण अनशन करेंगे, इस तरह की बात इन्होंने कही है। अब इसकी वजह क्या है आपको वो भी बता दूं और क्यों रिजल्ट लेट हो रहा है वो भी बता दें। सबसे बड़ी बात यह कि इस रिजल्ट के कारण जो बैच वाइज है वो भी फंसा हुआ है, क्योंकि जब ये रिजल्ट निकल जाएगा तो उसके बाद ही बैच वाइज में भी फिर प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है जेबीटी के रिजल्ट में, बीएड वालों ने कर्मचारी चयन आयोग में रिप्रेजेंटेशन दी है और उन बीएड वालों ने जिनके पास टीजीटी का टेट है, जिनके पास डीएलएड या जेबीटी का टेट नहीं है, जिनको परमिशन दे दी है सरकार ने। अब ये वो लोग हैं, अगर इनको एंटरटेन करते हैं तो फिर ये जो पूरी मेरिट है वो इधर उधर हो जाएगी, और अगर केवल जेबीटी टेट वाले बीएड को लेते हैं तो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। अब बीएड वालों ने जो चयन आयोग में रिप्रेजेंटेशन दी है, उस रिप्रेजेंटेशन पर पहले ऑर्डर पास होगा, यानी कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इस रिप्रेजेंटेशन पर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा और इस ऑर्डर के बाद फिर जो है वो रिजल्ट निकलेगा। अब इसमें एक चीज और है जो अभी बताने वाली है, वो ये कि जो सी टेट वाले हैं लोग, उन्होंने भी खुद को इसमें एलिजिबल कहा है और उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में दी है कि उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो ये दो अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों के रिप्रेजेंटेशन पे फैसला होना है, फिर उसके बाद ये तय होगा कि रिजल्ट जो है वो किस हिसाब से निकलेगा। कुल मिलाकर इसमें अभी समय लगेगा। वैसे कहा तो ये है कि सितंबर के लास्ट, इसी अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो ये रिजल्ट लगभग आ सकता है। लास्ट वीक मतलब लास्ट डेज में, जैसे 28, 29, 30, 31 के बीच में। लेकिन होगा या नहीं ये अभी तभी पता लगेगा जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, इससे पहले तो क्या कह सकते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट बड़ा जबरदस्त आया है और यही वजह है कि जेबीटी वाले जो हैं उनका भी अब सब्र टूट रहा है इसमें। और नई बात यह है कि बहुत हैरानी की बात है कि ये परीक्षा कैसे हो गई कि 2017 में जो पद भरने के लिए रिक्विजिशन गई, 2022 में भी हम रिजल्ट नहीं घोषित कर पा रहे और सरकारी सिस्टम जो है अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जहां तक भर्तियों की बात है तो अभी सरकार ने जो विधानसभा में रखा ही था कि 4009 पद खाली हैं जेबीटी के पूरे प्रदेश में, और इनको भरने को लेकर ये कहा था शिक्षा मंत्री ने कि इसी महीने रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ये विधानसभा के फ्लोर पे कहा है। अब अगर ये महीना नहीं निकला तो मंत्री जी झूठे हो जाएंगे और राज्य सरकार झूठी हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अगली बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन में आज क्या हुआ वो बात करेंगे और उसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है। आपको याद है पब्लिक सर्विस कमीशन में कल सरकार ने एक ऑर्डर किया था और उस ऑर्डर के जरिए जो नोटिफिकेशन की गई थी, उस ऑर्डर के जरिए जो प्रेजेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर हैं डॉक्टर रचना गुप्ता, इनको अध्यक्ष लगाया गया था, उसमें चेयरमैन लगाया गया था, और जो बाकी हैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा दाढ़ी धर्मशाला से, इनको मेंबर लगाया गया था। आईएएस अधिकारी पूर्व जिसको कहेंगे, क्योंकि कल इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। इनका जो रेजिग्नेशन है, यानी कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया और इनका रेजिग्नेशन भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद इनके लिए नोटिफिकेशन भी हो गई। ओथ से पहले नौकरी भी चली गई एक तरह से, और ओथ फिर हुई नहीं। ये हैं राकेश शर्मा जो प्रेजेंटली स्पेशल सेक्रेटरी होम थे, और एक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जो यूनिवर्सिटी में वाईएस परमार पीठ के चेयरमैन थे। ये और जो कर्नल हैं वो दोनों रिटायर्ड हैं, तो उनको तो फर्क उतना नहीं पड़ता। लेकिन राकेश शर्मा जो आईएएस की नौकरी छोड़ी, इन्होंने 6 से 8 महीने के इनके पास अभी टाइम था, लेकिन ओथ हुई नहीं। सुबह सुबह खबर मिली 8 बजे की, 8:30 बजे जो ओथ रखी गई है गवर्नर हाउस में चेयरमैन और 3 सदस्यों की, उसको टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। नई डेट बताई नहीं गई थी और इसीलिए ये अटकलें शुरू हो गई कि अचानक हुआ क्या। हिमाचल राजभवन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसी ओथ जिसके लिए निमंत्रण पत्र चले गए हों और जिसके लिए
सारी तैयारी कर ली गई हो और अंत में फिर उस ओथ को रद्द कर दिया जाए। और लेकिन इस बार हुआ, हैरानी होना स्वाभाविक था। और जब हैरानी हुई उसके बाद जब पता किया गया तो पता ये लगा कि गवर्नर हाउस में ही कल जब ये नोटिफिकेशन हुई और उसके बाद जो ओथ के लिए शेड्यूल तय हुआ, क्योंकि आपको पता है मुख्यमंत्री दिल्ली में थे लेकिन शाम को पहुंच गए थे। आज मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जाना था लेकिन ओथ इसीलिए पहले रखी गई 8:30 बजे क्योंकि फिर उनका कांगड़ा जाने का शेड्यूल था। गवर्नर साहब ने भी कांगड़ा जाना था क्योंकि नूरपुर में जन्माष्टमी उत्सव पर जो खेल मंत्री हैं राकेश पठानिया, उन्होंने कार्यक्रम रखा था। तो इसी कारण 8:30 बजे ओथ रखी गई, एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों की, लेकिन उसको टाल दिया गया। टालने के बाद दोपहर बाद तक ये सिचुएशन क्लियर हो गई कि इसमें हुआ ये कि रात को जब गवर्नर हाउस में ये ओथ को लेकर शेड्यूल बन रहा था, उस शेड्यूल के बाद जो काफ़ी लेट एक फ़ोन आया गवर्नर को, राज्यपाल को, और उसके बाद उन्होंने 1-2 लोगों से बात की और बात भी फ़ोन पे ही की, गवर्नर हाउस के कर्मचारियों या अधिकारियों से नहीं। और उसके बाद अपने सेक्रेटरी को कहा कि कल जो ओथ हो रही है उसको टाल दीजिए। उसके बाद 1 बजे गवर्नर राजभवन से मैसेज डाला गया उन सभी लोगों को एसएमएस के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए जिनको इनविटेशन भेजे गए थे कि सुबह 8:30 बजे वाली जो ओथ रखी गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये सुबह मिला क्योंकि 1 बजे जो मैसेज डिलीवर होता है वो सोए होते हैं लोग, वो देखा नहीं होता। और सुबह जब ये मिला तो उसके बाद अचानक हड़कंप की स्थिति हो गई कि अचानक हुआ क्या। जो बीजेपी के सूत्र हैं वो कहते हैं कि दिल्ली से कुछ इंटरवेंशन हुई और पार्टी हाईकमान या जो संगठन है वहाँ से भी कुछ हस्तक्षेप हुआ। और उसके बाद उसका कंफर्मेशन इसलिए हो गई क्योंकि जिनको अध्यक्ष नामित किया गया था, चयनित किया गया था डॉक्टर रचना गुप्ता को, उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि वो अध्यक्ष पद लेने की स्थिति में अभी नहीं है, उस पद पे ज्वाइन करने की स्थिति पे नहीं है पर्सनल रीजन से। और उसके बाद इन्होंने ईमेल के जरिए ये बात राजभवन को कही क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी राजभवन है। और जब ये ईमेल के जरिए सूचना गवर्नर हाउस को गई तो गवर्नर क्योंकि कांगड़ा में थे, कांगड़ा में उनको सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी ईमेल आई है, उन्होंने उसको ओके किया और फिर ये फाइल वापस लौटा दी गई है राज्य सरकार को। तो अब सिचुएशन ये है कि चेयरमैन को लेकर तो अब रचना गुप्ता ने खुद मना कर दिया है कि वो नहीं लगेंगी, प्रेजेंटली वो मेंबर हैं, लेकिन जो बाकी 3 मेंबर नए लगाए हैं उनका क्या होगा ये अब राज्य सरकार को तय करना है। बेसिकली 2 तरह की दिक्कतें बीच में थी। पहली ये थी कि ये 2 ही तरीके थे, अगर कोई विद इन पार्टी या संगठन या सरकार कोई भी अगर अपोजिशन है इस नोटिफिकेशन का जो कल हुई थी तो उसको सेटल करने के 2 ही तरीके थे जो रूल्स के मुताबिक दिख रहे थे। पहला तरीका यह है कि जिनको नियुक्त करना है, जिनके लिए नोटिफिकेशन की है, वही इनकार कर दें कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा तरीका था कि राज्य सरकार खुद इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दे। लेकिन अगर राज्य सरकार इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करती तो जो राजभवन है वो राजभवन को डिमीन हो जाना था, उस राजभवन की गरिमा को भी ठेस पहुंचनी थी, क्योंकि जो राज्य सरकार ने रिकमेंड किए नाम मुख्यमंत्री कार्यालय से जो फाइल गई उन पर गवर्नर ने खुद हरे पेन से लिखा था अप्रूव्ड एज अबव। तो अगर जो चीज गवर्नर ने फिर जिस पे मोहर लगा दी उसको अगर राज्य सरकार विड्रॉ कर ले बिना गवर्नर को पूछे तो ऐसा लगना था कि गवर्नर हाउस को डिमीन किया गया। तो फिर पहला विकल्प 2 था कि जिसको लगाया उसी से जो है वो इनकार करवा दिया जाए। तो फिर ये चीज हुई कि ईमेल लिखवाई गई और वो ईमेल के बाद फिर ये राज्य सरकार को मामला वापस भेज दिया गया। अब ये मामला राज्य सरकार को वापस आ गया है। कल छुट्टी का दिन है, परसों ये तय होना है कि चेयरमैन अब नया कौन होगा। मतलब ये हुआ कि अब राज्य सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नए चेयरमैन की तलाश है और नया चेयरमैन देखना होगा। जहां तक मेंबर्स की बात है, अब मेंबर्स का क्या होगा, क्या वही मेंबर रहेंगे? क्योंकि अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि तीनों ही मेंबर जो हैं वो शर्मा क्यों हैं। एक लीगल पॉइंट भी इसमें एक उठ रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक या बाकी जो कैटेगरीज हैं जो माइनॉरिटीज में हैं उनको लेकर या जो शेड्यूल्ड कैटेगरीज हैं उनको लेकर भी एक मेंबर होना चाहिए। और ये बात वैलिड भी दिखती है एक तरह से, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑलरेडी वहाँ आरक्षण रोस्टर रहता है और उस आरक्षण रोस्टर के अलावा जो कैटेगरी का अभ्यर्थी कोई वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा है, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में
चीज़ें किस तरह की हैं और क्या वहाँ कैटेगरी से कोई मेंबर है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब एक तो चेयरमैन नया अब देखना होगा, और दूसरा सवाल यह है कि जिन 3 लोगों को मेंबर के रूप में चयनित कर लिया गया, जिनके लिए नोटिफिकेशन कर ली गई, नोटिफिकेशन हालांकि चारों की अलग अलग थी, इसलिए चेयरमैन की तो अब डिफंक्ट हो गई, चेयरमैन को लेकर जो नोटिफिकेशन थी, क्योंकि उन्होंने खुद मना कर दिया कि वो इस कार्यभार को ग्रहण नहीं करेंगी, तो वो तो डिफंक्ट हो गई। लेकिन जो बाकी 3 हैं उनका क्या करना, क्या सरकार सारी ही अब विड्रॉ करेगी या फिर जो 3 हैं बाकी वो रहेंगे, और बाद में जब चेयरमैन नया आ जाएगा तो फिर ओथ हो जाएगी। ओथ को लेकर भी जो रूल्स के मुताबिक है उसमें यह है कि जो चेयरमैन हैं वो जो राज्यपाल हैं वो चेयरमैन और मेंबर्स को ओथ दिलाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं वो भी सदस्यों को ओथ दिला सकती हैं। तो क्या अब ओथ जो है वो मेंबर्स की पहले करानी हो तो वो सीनियर मोस्ट मेंबर से करानी पड़ेगी, और अगर वो जो राज्यपाल है उन्हीं से ओथ करानी हो तो फिर चेयरमैन की सिलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आज का पूरा इशू था, पूरा एपिसोड था, और अब इसमें जो कल छुट्टी का दिन है और परसों ये पता लगेगा कि अब पब्लिक सर्विस कमीशन में अगला चयन जो है वो किस तरह से होता है और किस तरह से फिर ये मामला सारा सेटल होता है। कांग्रेस को कुछ बातें कहने का मौका इसके जरिए मिल गया, और आज सबसे पहले अलका लांबा ने शुरू किया, जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये चयन जाते जाते रेवड़ी बांटने वाला है, और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने कही। उसके बाद फिर नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कुछ और सीरियस एलिगेशन भी लगाए, और फिर सुखविंदर सुक्खू ने मुख्यमंत्री से पूछा अपने वीडियो मैसेज के जरिए कि वो बताएं कि ओथ क्यों नहीं हुई और सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया गया जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने जो कहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसमें सरकार ने ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिप्लाई दे रखा है, और उस रिप्लाई के मुताबिक अभी तक जब तक सिलेक्शन प्रोसेस में चीज़ों को लिया नहीं जाता तब तक सरकार डिसीजन ले सकती है। पिछली सरकार ने भी नियुक्ति की, ये भी कर रही है, तो वो मुझे ज़्यादा दिक्कत इसमें दिखती नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस में यूनैनिमस व्यू नहीं था सरकार और संगठन का, और उसी वजह से ये सारा विवाद हुआ। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगली बात करें, अब तो वो बात है अगली बात जो एक मुश्त एरियर वाली बात है, और एरियर को लेकर जो डिसीजन है वो हम आपको इसलिए अब बताएंगे क्योंकि इसको लेकर जो विभाग में फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन है वो चल रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी अनाउंसमेंट में कहा कि कर्मचारियों को जो एरियर मिलेगा वो 1000 करोड़ तक का एरियर देंगे, पेंशनर भी उसमें शामिल थे। एक बात ये कही गई कि जो फाइनेंस ने सरकार को रिपोर्ट दी और हाउस में विधानसभा में जो एक फिगर रखा गया है एरियर को लेकर वो भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन फाइनेंस के कुछ लोग कहते हैं कि जो आईआर दिया गया है वो उसके बाद इतना नहीं बनता। अब एक्चुअल फिगर क्या है वो अभी पता लगेगा बाद में, लेकिन 1000 करोड़ से कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना एरियर मिलेगा ये बड़ा सवाल है। आज जो डिस्कशन हो रही थी उसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो है वो बन गया है एरियर की नोटिफिकेशन का। दूसरी बात यह कि एरियर की जो नोटिफिकेशन है वो हो जाएगी, इसको लेकर कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है, जो 22 तारीख को कैबिनेट है। लेकिन जो डिसीजन अभी ड्राफ्ट में हुआ है उसकी बात करें, अगर आगे नोटिफिकेशन होने से पहले वो चेंज नहीं हुआ तो कर्मचारियों को जो एरियर दिया जा रहा है वो लमसम दिया जा रहा है, यानी कि एक मुश्त दिया जा रहा है, उसमें परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगाया जा रहा है। और परसेंटेज का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया जा रहा क्योंकि अगर परसेंटेज का लगाएंगे तो क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक सबको बराबर परसेंटेज मिलेगी, लेकिन लमसम का लगाने का यह फायदा होगा कि जो छोटा कर्मचारी है, मान लीजिए क्लास 4 है, उसका एरियर एक मुश्त भी दिया जा सकता है, जबकि जो क्लास 1 और 2 है उनको किश्त में दिया जा सकता है। अब जो दूसरी दिक्कत ये आ रही है एरियर में कि जो पेंशनरों की कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि जो पेंशनर अभी रिटायर हुए हैं 2016 से 22 के बीच में, एजी ऑफिस में उनकी फिक्सेशन को लेकर अभी प्रोसेस चल रहा है और कंप्लीट केसेस सरकार को वापस नहीं आए हैं, और इसी वजह से जो इनकी फिक्सेशन है उसमें दिक्कत आ रही है। आज भी जब ड्राफ्ट में डिस्कशन के लिए मीटिंग थी उसमें पेंशनरों वाले मैटर पे सहमति नहीं बन पाई कि उनमें लमसम रखना है या नहीं रखना है, या उनके लिए जो फिक्स फार्मूला है वही लगाना है कि उनको 10%, 15% या किस तरह से देना है। तो ये एरियर को लेकर दो तरह के कंफ्यूजन है। कर्मचारियों के लिए लमसम का फार्मूला हो सकता है और उसमें जो छोटे कर्मचारी हैं उनको एक साथ भी मिल सकता है। जहां तक पेंशनरों की बात है, उनकी फिक्सेशन का इशू है, इसी वजह से उनको परसेंटेज के हिसाब से एरियर दिया जा सकता है। असली पता
लगेगा जो नोटिफिकेशन में, लेकिन ये मैटर कैबिनेट में नहीं जा रहा है, ये नोटिफिकेशन डायरेक्ट हो सकती है। एरियर के बाद अब अगली बात करेंगे, और अगली बात क्या है? अगली बात है आपके सवाल जवाब। हम लोग डेली ये कोशिश करेंगे अब कि जो आपके सवाल हैं उनको ले लें, हालांकि कल छुट्टी का दिन है, लेकिन सिस्टम क्योंकि अब दोबारा से बैक इन प्लेस है सेशन के बाद, और इसीलिए ये ज़रूरी है बात करना कि जो आपकी क्वेरीज हैं उनको हम आगे जो हैं वो सरकार के सामने और जो बाकी विभागों में उठाएं, विभागों में रखें, ताकि जो ये सारा मामला है ये हम जो आपको इसकी जानकारी, जो जो कर्मचारी सवाल पूछते हैं उनको ये जानकारी लेके दे सकें। सबसे पहली बात, आज की जो क्वेरीज हैं उसमें राइडर से संबंधित बहुत सारे लोग क्वेरीज कर रहे हैं, वो मैंने वो देख भी लिया, उनके जो क्वेरीज हैं वो भी देख ली। लेकिन राइडर का मामला जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला मैटर ये है कि इसको लेकर अभी नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाती तब तक क्लैरिटी के साथ कुछ भी कहना संभव नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉर्मूला इसमें एक लगाया जा रहा है उसमें डेली वेजर को ऐड करने की जो कोशिश है, वो अगर एग्रीमेंट बन गया तो और ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो इसमें दुखी ज़रूर हैं। हरीश ठाकुर देखिए वही कह रहे हैं कि राइडर वाले बड़ी बुरी तरह से लटके हुए हैं। आदर्श हैप्पी कह रहे हैं जस्टिस फॉर आयुष फार्मासिस्ट, ये तो पे अनोमली का मैटर है, दोबारा फाइनेंस को गया है, वहाँ देखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पेश के लिए ये ज़रूर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनकी मामला है, इसका भी आपको अपडेट लेके देंगे कि इसका आगे क्या हुआ और क्या इसमें आगे हो रहा है। आउटसोर्स को लेकर ईश्वर ठाकुर जी मैंने पहले बात कर ली। लेफ्ट आउट कैटेगरीज की जहाँ तक बात है, लेफ्ट आउट का जो मामला है वो तो पहले ही बता दिया था मैंने कि उसमें कुछ नहीं, अभी तक जब तक सब कमेटी की बैठक नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात हो गई। एसएमसी टीचर्स को लेकर अभी तक आज कुछ हुआ नहीं है। एक दल जो एसएमसी टीचर्स का आज सचिवालय में घूम रहा था, जो मुख्यमंत्री ने इनके लिए अनाउंसमेंट्स की थी उनको लेकर कि उसमें हुआ क्या और उनको लेकर आगे क्या हो रहा है। लेकिन जब तक वहाँ से भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इसमें थोड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि एसएमसी को लेकर सरकार क्या सोच रही है और एसएमसी को लेकर आगे डिसीजन सरकार में कब होगा। जहाँ तक बाकी मैटर्स हैं, इसमें मैक्सिमम जो मामले हैं वो जीपीवीए को लेकर न्यू भर्ती हरीश चौधरी पूछ रहे हैं। जीपीवीए को लेकर तो अभी मंत्री जो हैं आपके मिलेंगे तभी पूछेंगे, कैबिनेट के दिन आएंगे तो बात करेंगे। अलाइड सर्विसेज के वैकेंसी कंफर्म करें पब्लिक सर्विस कमीशन से, समर्थ शर्मा कह रहे हैं। लेकिन जी पब्लिक सर्विस कमीशन का तो और ही विवाद अभी उठा हुआ है, उसको शटल होने दीजिए फिर करते हैं। विशाल कटवाल, एनएचएम रिजल्ट कब तक आएगा, ये हमने कल आपको बताया था, आज अखबार में खबर भी छपी हुई है, उसको देख लें। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पे अनोमली जी एक साथ फाइनेंस देख रहा है, आपका मैटर वहां अगर होगा तो वही इसमें डिसीजन लेंगे। वन विभाग में 4 साल से ज़्यादा वन रक्षकों का, ये अजय रानिया का सवाल है, कल भी आया था, अभी रिप्लाई इसका आया नहीं है, तो जैसे रिप्लाई आएगा तो हम इसकी बात आपको बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हो गया। व्हाट अबाउट हेडमास्टर प्रमोशन, इंद्र मोहन जी थोड़ा सा इंतजार करें। सेक्रेटरी क्योंकि अब बदल गए, पहले डायरेक्टरेट लेवल पे चेंजेस होते रहते हैं, अब सेक्रेटरी बदल गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये मैटर निकलने वाला है, थोड़ा आप इंतजार करें। शिक्षा विभाग में 2004 से पहले नियुक्तियों विज्ञप्तियों के केंद्र सरकार की तर्ज पर जो ओल्ड पेंशन की बात सुरेंद्र ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में एक मैटर पहले से अंडर कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे लगता है सरकार पहले उसका इंतजार कर रही होगी। कुष्मा देवी वाटर गार्ड की पॉलिसी का क्या हुआ, अभी अनाउंसमेंट की है सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को, अगली कैबिनेट में मैटर आ रहा है, तो थोड़ा इंतजार कर लें, उसी में हो जाएगा। जहां तक 2017 में डेली वेज लिपिक नियुक्त हुए, 2022 को 4 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद नियमित हुए, मार्च 2022 में बिल्कुल वो इन पोजीशन यानी नियुक्त हो चुके थे, ये भी आएंगे उस कैटेगरी में, लेकिन आप नोटिफिकेशन होने दीजिए, आप लोग कवर हो जाएंगे। टीजीटी शास्त्री पदनाम की नोटिफिकेशन का जगजीत राणा जी बहुत बुरा सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं गई है, तो इसमें टाइम लगेगा। जहां तक अलाइड सर्विसेज की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट का एरियर बनेगा क्या, जो 2020 में लगे थे, एरियर वो तो नहीं बनेगा, लेकिन एरियर वो बनेगा जो 3% एनुअल इंक्रीज मिलेगी, उसका एरियर बनेगा। ये वाला एरियर नहीं बनेगा जो इनको मिलेगा, वो डिफरेंट मैटर है, वो पे कमीशन वाला है। वैकेशन एजुकेशन इन डिग्री कॉलेजेस, ये मीनाक्षी गुलेरिया पूछ रही हैं, तो ये तो कल ही पूछ के बता सकते हैं जी आपको, उससे पहले तो बताना मुश्किल है। जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट कब तक आना है, ये के पूछ के बताएंगे। केसीसी का अगर आप पूछ रहे हैं। क्लर्क जेओए पैरिटी, अमित वर्मा जी, ये डायरेक्टली जो पे रिविजन रूल्स वाला फाइल है उसके साथ कनेक्टेड है और एक साथ ही ये होगा। जहाँ तक बात आईएमसी वाले, इसके बारे में
में अभी नई जानकारी कोई है नहीं। और दिनेश शर्मा कह रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की ये बात हो गई। एनएचएम करण जी ये भी हो गई। जेबीटी कमीशन बात हो गई रवि मेहता जी। आगे राइडर के बारे में सवाल बहुत सारे हैं। टीजीटी पदनाम के जगजीत राणा जी फिर से आ गया। तो ये रिपीटेड सवाल तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो एसएमसी टीचर पॉलिसी तनु ठाकुर पूछ रही हैं, तो पॉलिसी को लेकर तो अभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन सीएम ने रिलीफ देने के लिए ज़रूर ऐलान किया है। और वो जैसे ही फाइल आएगी, मुझे लगता है अगली कैबिनेट से पहले इसके बारे में दोबारा पूछेंगे कि वो क्या करते हैं। ठाकुर सोनू जो पूछ रहे हैं रिगार्डिंग सीनियोरिटी, उसके बारे में अभी कागज़ों में तो हमें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन कैबिनेट से पहले अगर कोई हलचल होती है तो आपको अपडेट देंगे। व्हाट अबाउट प्रमोशन लिस्ट ऑफ लेक्चरर एंड हेडमास्टर, ये प्रवीण कुमार जी अंडर प्रोसेस है मैटर, और कब होगा वो देखते हैं। लेकिन बीच में क्योंकि मॉनसून सेशन था, इस वजह से मुझे लगता है दिक्कत इसमें आई है। अजय शर्मा जी, टाइम स्केल को लेकर तो अभी सरकार में कोई फैसला हुआ नहीं, ना ही भत्तों के बारे में फैसला हुआ। जहां तक 6th पे कमीशन टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल, ये नरेंद्र शर्मा का सवाल है, ये आपको अपडेट बहुत जल्दी बताएंगे कि क्या होगा। वोकेशनल एजुकेशन डिग्री कॉलेजेस में मीनाक्षी गुलेरिया का ये सवाल है बी वोक का, लेकिन आपका सवाल है क्या वो इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा विस्तार से इसको करें। आगे जो टीजीटी शास्त्री पदनाम की बात हो गई, जुडिशियल एम्प्लॉय की होगी, पंचायत सेक्रेटरी के रिकमेंडेशन भी अभी तक नहीं गए। अर्पित शर्मा, अभी इनकी जो पुरानी भर्ती है वही फंसी हुई है, बाकी जो आगे जाएंगे तो उसकी बात आगे करेंगे। जेबीटी बैच वाइज का रिजल्ट भी कमीशन के पास नहीं, साथ नहीं निकलेगा प्रकाश चंद्र जी, ये पहले ये वाला निकलेगा, फिर ये बाद में इसके बारे में बात होगी। जहां तक एनटीटी के बारे में सुमिता जी कह रही हैं, तो वो तो अगली कैबिनेट का पहले इंतज़ार करें, ड्राफ्ट उसमें आता है या नहीं। और जहां तक एचपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब तक आएंगे, समर्थ शर्मा पूछ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एनएचएम का भी करण जी वो जो ड्राफ्ट है उसका इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। 6th पे कमीशन डिस्ट्रिक्ट, ये रिपीट हो रहा है नरेंद्र शर्मा जी आपका सवाल। और इतना लोन ले लिया फिर भी सारे काम पेंडिंग, ये धर्मेंद्र राणा जी, नहीं लोन तो ज़्यादा नहीं लिया जी, इस साल की जो कैपेसिटी है वो भी अभी 20% नहीं हुई, और पिछले साल तो 5,000 करोड़ सरेंडर हो गया था, तो लोन तो अभी ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन फिर भी देखते हैं। राकेश गुलेरिया कह रहे हैं कि पीईटी की कोई अपडेट है तो बताओ, नहीं तो कलेक्ट करो। चलिए ठीक है, आपने कहा है तो उसको देखते हैं। वैसे विवाद पहले बीच में कोर्ट में भी था, तो उसके बारे में अपडेट लेके देनी पड़ेगी आपको। फायर डिपार्टमेंट पे अनॉमली, शमशेर ठाकुर जी, पे अनॉमली सारे फाइनेंस के पास पेंडिंग है, और वहीं से जब निकलेंगे तभी पता लगेगा। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ड्राइंग टीचर का ओके, ये बात करेंगे। संजय चौहान का सवाल है व्हेन विल बी गिवन 6th, ये रिपीट हो रहा है सवाल नरेंद्र शर्मा जी का, और इससे बाकी लोगों का टाइम जो है वो खराब होता है। एजुकेशन में न्यू वैकेंसी कब तक आएंगे, जगजीत राणा जी, ये तो रूटीन का एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, बहुत सारी पोस्टें आ गई हैं, बहुत साथ और जाने वाली हैं। पंचायत सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन फिर से सवाल आया जी, पीईटी का फिर से आया, एनटीटी अपडेट फिर से आया। आउटसोर्स के बारे में प्रमोद खट्टा जी पूछ रहे हैं, वो मैंने पहले बता दिया। पंप ऑपरेटर के बारे में सोनी शर्मा जी, लेकिन ये सवाल नहीं कर रहे हैं। और आईटी टीचर के फ्यूचर का जो दीपक धीरज कौशल जी, मुझे लगता है पहले तो जो आउटसोर्स वाला है पहले वो पॉलिसी का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इससे कनेक्टेड मैटर है। टीईटी रिजल्ट रविंद्र कुमार जी, जो शिक्षा बोर्ड है वो रूटीन में इसका निकालता रहता है, बहुत टाइम ज़्यादा लगता नहीं वहाँ। अर्ची चौधरी पूछ रहे हैं ओल्ड पेंशन का क्या हुआ। ओल्ड पेंशन का क्रमिक अनशन यहाँ जो जारी है शिमला में, और बाकी सरकार की ओर से अभी नया इसमें कुछ नई एडिशन हुई नहीं है। डॉक्टर रिक्रूटमेंट केस विकी कल्याण जी एज इट इज़ चल रहा है, क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट कही थी वो हुई नहीं, ये कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी कोर्ट में भी शायद ये मैटर लगा नहीं है। जिला परिषद एम्प्लॉय मर्जर का तो पता नहीं विनोद शर्मा जी, लेकिन स्केल जो है उनको मिल जाएगा, अगली कैबिनेट में शायद ये मैटर आ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट इस बारे में कर दी है। तो ये आज के कुछ प्रमुख सवाल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम डेली आपकी जो क्वेरीज हैं उनको भी लेना शुरू करेंगे, और रूटीन में जो बात करेंगे, आज जो आपकी क्वेरी है उसका जो रिप्लाई है हम आपको कल उपलब्ध करवाएंगे। तो ये जो प्रमुख आज के मैटर थे उनकी बात हमने कर ली। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर।